लगभग 850 के आसपास एक दिन बीज एक बकरी चराने वाले नाम कल्दी ने देखा कि कुछ बेरीज खाने के बाद उसकी बकरियां असामान्य रूप से व्यवहार करने लगीं। कल्दी ने खुद उन्हें आजमाया और जल्द ही वह भी उतना ही उत्तेजित हो गया। ये मानवता का कॉफी के साथ पहला संपर्क था या तो कहानी है। लोगों ने कब से कॉफी का सेवन शुरू किया यह स्पष्ट नहीं है, पर किसी समय 1400 के दशक से पहले, जो अब इथियोपिया है, लोग जंगल के नीचे की ओर उगने वाली जंगली कॉफी की तलाश में शुरू हो गए। कॉफी के पौधों में बहुत सारी कैफीन क्यों होती है? सरिसा किसी इंडिस शाकाहारियोसी एनर्सिमडी परागणकारियों के लिए अधिक आकर्षक, लेकिन किसी भी तरह से लोग कॉफी के लाभों पर ध्यान देने लगे और इसकी पत्तियों से चाय बनाना शुरू कर दिया। पत्तियों को मिलाकर इसके जामुनों को मक्खन और नमक के एक पौष्टिक नाश्ते के लिए बेरीज को मक्खन और नमक के साथ और इसके चेरीज को सुखाना, भूनना और उबालना एक ऊर्जावान पेय में। कॉफी व्यापार मार्गों के माध्यम से मध्य पूर्व में पहुंची और इसकी व्यापक लोकप्रियता 1450 के दशक में गंभीरता से उबाल में आई। इथियोपिया से वापसी के बाद एक सूफी नेता ने यमन में पूजा करने वालों को अनुष्ठानिक जाप और नृत्य के दौरान कॉफी का उपयोग करने की सिफारिश की। जल्द ही ऑटोमन साम्राज्य के लोगों ने बीन्स को भूनना और पीसना शुरू किया, जिससे एक गहरा बोल्ड पेय प्राप्त हुआ। कई लोग गेस्ट हाउसेज और मस्जिदों के बाहर इकट्ठे हुए ताकि कॉफी के सुख में भाग ले सकें, लेकिन अधिकारियों को चिंता होने लगी कि क्या कॉफी का प्रभाव निर्दोष है या नशीला, और क्या मुसलमानों को इसे पीने की अनुमति होनी चाहिए। निश्चित रूप से सन 1511 में मक्का में एक धार्मिक अदालत ने कॉफी को मुकदमे में डाला। विद्वानों ने अंततः इसे मक्का में कॉफी पीना वैध माना। अंत में इसे स्वीकार्य समझा गया, इसीलिए दमिश्क, इस्तांबुल और उससे आगे कॉफी हाउस खुलने लगे, जहां ग्राहक कॉफी पी सकते थे, धूम्रपान कर सकते थे और विभिन्न मनोरंजनों का आनंद उठा सकते थे। 15वीं सदी के अंत तक यमन के लोग कॉफी की खेती कर रहे थे और इसे अल महरा के बंदरगाह से निर्यात कर रहे थे, जिसे दुनिया के अन्य हिस्सों में मोचा के रूप में जाना जाता है। लेकिन कॉफी को अंततः भारत में ले जाया गया या तस्करी की गई और जल्द ही जावा और उससे आगे में जड़ पकड़ ली। इस बीच ऑटोमन साम्राज्य ने उत्तेजक पदार्थ को यूरोप में परिचित कराया। मध्य लंदन के पहले कॉफी हाउस 1650 के दशक में खुले। 1630 तक वहां 80 से अधिक थे और फिर भी राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा उन्हें 1675 में प्रतिबंधित करने के प्रयास के बावजूद कॉफी हाउस सामाजिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में उबलते रहे। 1669 में उदाहरण के लिए ग्राहकों को कॉफी हाउस के ग्राहकों को रॉबर्ट हुक को देखने का आनंद मिला। जिन वैज्ञानिकों ने सेल शब्द की रचना की, उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक समुद्री सुअर का विच्छेदन किया। फ्रांस में लोगों ने कॉफी में दूध और चीनी मिलाना शुरू किया और 19वीं सदी के दौरान पेरिस के कॉफी हाउस ने डिड्रो और वोल्टेयर जैसे प्रबुद्धता युग के आंकड़ों की मेजबानी की, जिन्होंने कथित तौर पर एक दिन में 50 कप कॉफी पी थी। निश्चित रूप से ये शायद कम मात्रा में तुलनात्मक रूप से कमजोर कॉफी की सेविंग्स थीं, लेकिन फिर भी प्रभावशाली। इस बीच यूरोपीय साम्राज्यों ने एशिया में कॉफी उगाने से फायदा उठाया, दास या शोषित श्रमिकों को स्थापित किया। एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे ही लैटिन अमेरिका में खेती बढ़ी, गुलामी के द्वारा संचालित उत्पादकों ने स्थानीय जनसंख्या को हटाया और लगातार बढ़ते प्लांटेशन की स्थापना के लिए जंगलों को जलाया। 1906 तक ब्राजील संयुक्त राज्य अमेरिका को 8,000 टन कोयला निर्यात कर रहा था। अब भी दुनिया की 80% से अधिक कॉफी का निर्यात कर रहा था। उसी वर्ष मिलान विश्व मेले में प्रथम व्यावसायिक एस्ट्रेटो मशीन का प्रदर्शन किया गया और औद्योगिक भुनाई उपकरणों के विकास के साथ इसके साथ विभिन्न कॉफी ब्रांड आए। 1950 के दशक के मध्य तक लगभग 60% अमेरिकी फैक्ट्रियों ने कॉफी ब्रेक को शामिल किया था। कई लोगों ने कॉफी उत्पादन बढ़ाया और कॉफी पीना पूर्वी अफ्रीका में भी बाद में प्रचलित हो गया। एशिया में विशेष रूप से डिब्बाबंद पूर्व तैयार पेय के रूप में हाल के दशकों में गुणवत्ता वाली बीन्स और ब्रूइंग विधियों पर जोर देने वाली विशेषता वाली कॉफी लोकप्रिय हुआ और मध्य अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में खेतों को बढ़ावा दिया। फिर भी दुनिया भर के कॉफी कर्मचारी अमानवीय स्थितियों और अपर्याप्त मुआवजे को सहन करते रहे। इसने कॉफी उत्पादन के लिए प्रमाणन प्रयासों को प्रेरित किया जो किसी और ने नहीं किया था। न्यूनतम मजदूरी और स्थायी खेती सहित नैतिक मानदंडों को पूरा करने वाले कॉफी उत्पाद हैं, परंतु उद्योग पर अभी भी समस्याएं मंडरा रही हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण कॉफी के लिए अनुकूल भूमध्य रेखीय बीन बेल्ट आने वाले दशकों में सिकुड़ने की संभावना है।
यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसा दिख सकता है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसे संभावित कॉफी हाइब्रिड्स की जांच कर रहे हैं जो अनिश्चित भविष्य का सामना करने में मदद कर सकते हैं। दुनिया भर में दैनिक अनुष्ठानों का एक प्यारा हिस्सा बन चुके पेय की रक्षा के लिए सब कुछ। तो कैफीन हम पर वह खास असर क्यों डालता है, इस वीडियो के साथ जानें, या इसके साथ अपने रोजमर्रा के कप कॉफी की जटिल विश्वव्यापी यात्रा का पता लगाएं।